मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तय है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ा तो बीजेपी को 50 सीटों पर टिकाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने इतना बोलने के बाद पहली बार पिछले 8-9 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ आ रहा है। लेकिन ये मजबूरी भी है। आखिर कौन है ऐसा जो बीजेपी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की चपेट में नहीं है? और सवाल है कि अगर ये सारे लोग भ्रष्ट हैं तो किसी को सजा क्यों नहीं हुई? आखिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सोनिया गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बीजेपी किसी भी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालती है। सवाल है कि जो मीडिया कहती है कि नीतीश कुमार की फाइल दबी है, नीतीश कुमार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं बता रहा हूं, बीजेपी की रणनीति है कि जो हमारे जैसे पत्रकार हैं, मिरान हैदर, प्रशांत कनौजिया, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, अटल तुमरे, आपको बता दें गौतम नौलखा, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो पत्रकार है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो अपने आराम से, अपने खोल से नहीं निकलते हैं। बीजेपी ऐसा नहीं करती है, बीजेपी अपने खोल से निकलती है। लेकिन हालात बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी के सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को भी काउंटर किया जा सकता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने साबित कर दिया कि बीजेपी, इनकम टैक्स, ईडी के इस रेड को काउंटर किया जा सकता है। लेकिन सोचिए, लालू यादव ये नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनके पास मीडिया नहीं था। और इस देश का जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी है वो अपने ही नेता को बेईमान मान लेता है। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी को किसी कांग्रेसी ने बेईमान माना? क्या अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया को, जैन को किसी सवर्ण ने बेईमान माना? नहीं माना। लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी परेशान कर रही है। लेकिन बहुजनों ने क्या किया? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, इन सबको बेईमान मान लिया है। यह हम लोग की कमजोरी है। अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, यह पिछड़ों का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव नहीं है। लेकिन लगता है कि अभी खेल पलट रहा है। आज नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात की, जिनके पास पंजाब में भी सरकार है और जो गुजरात में बीजेपी का रायता करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी से मुलाकात की, उनको बताया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी से कहा गया है कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में आपको छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने गठबंधन में लेना है। वहीं सबसे बड़ी मुलाकात रही है जेडीएस के साथ। कर्नाटक में अगर जेडीएस और कांग्रेस एक साथ, जनता दल सेकुलर, जो देवगौड़ा की पार्टी, अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। यूपी से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस पूरे खेल में अभी भी 3 लोग हैं, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक। वो उनकी अहम भूमिका होगी और उसको नीतीश कुमार और लालू यादव मनाने में, मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। बनती है बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, भारत की राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, बीएसपी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कैडर वाली वोट पार्टी है वो। और मैं जानता हूं कि बीएसपी, चाहे मायावती का जो सोशल कमिटमेंट है वो समाज के प्रति है। और वो लोग जो कहते हैं कि वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, एक दिन वो झूठे साबित होंगे। और यकीन मानिए मायावती बड़ा पत्ता खेलेंगी और अंतिम समय में बीजेपी की कील, ताबूत में आखिरी कील जो होगा वो मायावती ठोकने का काम करेंगी। परिपक्व नेता है, बहुजन नेता है, सम्मान है उनका। और उनके बात को देखिएगा, गांठ बांध लीजिए। नीतीश कुमार, लालू यादव में वो सलाहियत है
कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उनके साथ खड़ी होंगी। तय होगा केंद्र में कौन क्या बनेगा, राज्यों में क्या कौन बनेगा। एक बात तो तय है कि बीजेपी के ब्राह्मण नेता नड्डा ने बड़ी गलती कर दी है। बिहार में गए थे और उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार के रोंगटे खड़े हो गए, कान खड़े हो गए और उन्होंने बीजेपी को ही खत्म करने का प्लान बना लिया है। अब टीवी अखबार को लगा दिया गया है। टीवी अखबार के एंकर पूछ रहे हैं कि बीजेपी को कैसे रोकेंगे। टीवी अखबार के एंकरों को पता ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बड़ी संख्या जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जितने भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे वो ममता की पार्टी हो, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये पार्टियां पैसे वाले लोगों की पार्टी है। ये पार्टियां मीडिया वालों की पार्टी है। इस देश में अगर बड़ी पार्टी की बात करेंगे, जनाधार वाली पार्टी की बात करेंगे, तो सपा, ओबीसी दल वाला, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, ये डीएमके, ये जो पार्टियां हैं ये ज्यादा संख्या वाली पार्टियां हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, ओवैसी के पास ज्यादा जनाधार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग मंडल बनाम कमंडल, सवर्ण बनाम गैर सवर्ण का चुनाव करके लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को हराने से कोई नहीं बचा सकता है। और नीतीश कुमार में वो सलाहियत है। जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े समाज से हैं, 60% वोट नीतीश कुमार के कम्युनिटी से है। अगर कम्युनिटी वाइज बात करें तो शेड्यूल कास्ट वोट इस देश में लगभग 15% है। ट्राइबल कम से कम इस देश में 10% के आसपास है। मुसलमान इस देश में 15% है। तो कुल मिला के 90%, 85% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का वोट होता है। यकीन मानिए 2024 में संसद में आपको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग सबसे ज्यादा संख्या में दिखेंगे। कांग्रेस को अपने हित छोड़ने पड़ेंगे, कंप्रोमाइज छोड़ने पड़ेंगे और तमाम राज्यों में लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पॉलिसी बना रहे हैं। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को अलग करके बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। देखिए कई बार क्या होता है, लगातार सफलता आपको ना कुरमगज बना देती है, आपको गलती करने के लिए मजबूर कर देती है। सोचिए बीजेपी ने क्या गलतियां की। सारे नेताओं को एक साथ इनकम टैक्स ईडी छोड़ दिया, जलील करना शुरू कर दिया। मीडिया ने क्या किया, जनता को एकदम इग्नोर कर दिया। बीजेपी की सीधे सीधे प्रवक्ता बन गई, मीडिया पर से भरोसा उठ गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी से भरोसा उठ गया। नतीजा यह हुआ कि अब जिसके ऊपर छापा पड़ता है लोग कहते हैं कि वो ज्यादा ईमानदार है। और नीतीश कुमार राजनीति के नब्ज को जानते हैं। 20 साल पूरा कर लेंगे अगर वो इस टर्म 2024 तक पूरा करते हैं मुख्यमंत्री का, जो कि तय है। मैंने आपको पहले ही बताया था नीतीश कुमार आखिरी बाजी लड़ रहे हैं। उनको पता है कि 20 साल वो मुख्यमंत्री रह पूरा कर लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। इसलिए जितने जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित है, सोचिए हेमंत सोरेन को बड़ा आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। पिछड़े समाज से नीतीश कुमार है, स्टालिन के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, ये सब नाराज हैं बीजेपी से अंदर खाने। मौका ढूंढ रहे थे लोग कि कोई नेता है। लालू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, तो समझिए अरविंद केजरीवाल बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। पंजाब में उनकी सरकार है। गुजरात में वो सवर्णों का वोट सबसे ज्यादा डैमेज अगर कोई करेगा, बनिया समाज का वोट, तो वो सिर्फ केजरीवाल कर सकते हैं। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा जो पार्टी जहां जीत रही होगी। रही बात पिछड़ों की, तो वो उसको लेकर नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव बड़ा फैक्टर है। शेड्यूल कास्ट को लेकर एक बड़े चेहरे की जरूरत है, जो मायावती जी बड़ा सबसे बड़ी चेहरा है, उनको आगे रखा जाएगा। और यकीन मानिए कि नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर ली है, समय भी है उनके पास 2 बार। और ये तय है कि अब जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, और सुनिए हालात क्या है, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, गरीबी चरम पर है, लोगों के बिजनेस चौपट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम संस्था, लोग कह रहे हैं ईवीएम, मैं फिर कह रहा हूं, जब 90% वोट एक तरफ होंगे और लोग अब ईवीएम की निगरानी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह 10 फेज में चुनाव होगा और लोग ईवीएम को छोड़ देंगे।
यूपी चुनाव के बाद लोगों ने तय कर लिया है कि जितने फेज में चुनाव होंगे ईवीएम की रखवाली की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने तय कर लिया है। मीडिया को मैनेज करना वो जानते हैं। पत्रकारों के सवाल से अब पत्रकारिता, सोचिए टीवी अखबार असरदार नहीं रहा, वो बेअसर हो गया है। लोगों को लगता है कि अगर टीवी अखबार मोदी की तारीफ कर रहा है इसका मतलब वो कुछ झूठ बोल रहा है, तो विश्वसनीयता खत्म हो गई। सोचिए पहले इनकम टैक्स का रेड पड़ता था, सीबीआई का छापा पड़ता था, लोग उसको बेईमान समझते थे। अब जिसके यहां छापा पड़ रहा है, रेड पड़ रहा है, लोग उसको ईमानदार समझ रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार ने सारे संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म कर दी है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म है और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है। एक कड़ी अब बच रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मुझे लगता है कि लालू यादव, नीतीश कुमार में इतनी सलाहियत है कि वो कड़ी भी साथ ली जाएगी और 2024 के चुनाव में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जिस तरह से लेफ्ट से अखिलेश यादव से, अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, केसीआर से मिल चुके हैं, डीएमके के साथ ठीक ठाक गठबंधन है, हेमंत सोरेन के साथ आ रहे, तो एक भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का लग सकता है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो उनकी वैचारिक सहमति नहीं है। अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल है वो अलग हो सकता है, क्योंकि जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, राजभर उससे अलग हो सकते हैं। बिहार में तो बिल्कुल सुपरा साफ हो सकता है। यूपी में भी अखिलेश यादव अगर स्टैंड लेते हैं और अगर यूपी में गठबंधन नहीं होता है सपा बसपा का, तो यकीन मानिए शेड्यूल कास्ट के लोग, मुसलमान, पिछड़े सबसे ज्यादा बड़ी गोलबंदी दिखाएंगे। नीतीश कुमार की एक बड़ी छवि है, सोचिए अति पिछड़ों में उनकी छवि है। जो धर्म के नाम पर कुर्मी और कुशवाहा बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में बीजेपी को वोट करती है, वो वोट उनसे छिटकता है, तो यकीन मानिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मुसलमान नाराज है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, आदिवासी नाराज हैं। ओबीसी अब 50-50 नहीं, 90 वर्सेस 10 हो जाएगा। अगर कुर्मी, कुशवाहा, यादव ये अगर हटते हैं तो फिर बीजेपी के पास कुछ नहीं रहेगा। यकीन मानिए नीतीश कुमार ने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, सोच समझ के, गुना भाग करके, जोड़ घटाव करके उन्होंने तय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव जो है वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो वैसे बड़े फैक्टर होंगे। आप उम्मीद कीजिए कि अगर इस विपक्ष में आज के डेट में यह स्थिति हो गई है कि जो भी इस विपक्ष की मीटिंग में नहीं आएगा उसको जनता बीजेपी का एजेंट मान लेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो ओवैसी के पास भी विकल्प नहीं है, वो भी इस गठबंधन में आएंगे। और यकीन मानिए जिस तरह के हालात हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार से सवाल पर पूछने वाले पत्रकारों, एक्टिविस्टों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, घुसपैठ है, ये सबसे लोग आहत हो चुके हैं। जब पेट पर लात पड़ती है तो आदमी भजन नहीं गाता है, मजबूरी है लोगों की, पेट पर लात पड़ रहा है। और यकीन मानिए कि अब धर्म की राजनीति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतने एकजुट हो रहे हैं तो 2024 में अलग होगा। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के इस दावे में तो दम दिखता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा ये तय नहीं है, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जिस रफ्तार से नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, इतना तो तय है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और क्या उसके नए पार्टनर मिलेंगे? अकाली दल उनसे दूर है, ममता नहीं जा सकती है, नवीन नहीं जा सकते, जगनमोहन रेड्डी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोग मुस्लिम वोट नहीं खोना चाहेंगे। तो सवाल है कि बीजेपी को पार्टनर के तौर पे कौन मिलेगा। और अगर बीजेपी के पास कोई पार्टनर नहीं मिलेगा SC ST OBC के पॉलिटिकल लीडरशिप वाली, तो सिर्फ सवर्णों के वोट से बीजेपी का बेड़ा पार नहीं लग सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।